सर, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी, वो आईना ही साफ करती। सर, जिस्म पर तो घाव हो जाए उनका वो तो भर जाते हैं, मगर अगर आत्मा पर घाव हो उनको भरने में बहुत वक्त लगता है। कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार हैं। कि इस वक्त पर ये बिल्स को लाने की जरूरत क्या थी? 1 लाख हिंदुस्तानी आज रोज कोरोना से जूझ रहे हैं। चीन एक तरफ बॉर्डर पर इट्स ब्रीदिंग डाउन योर नेक। हैरानी की बात है 73 साल जहां ये बिल्स की जरूरत नहीं पड़ी, जब पार्लियामेंट इन ऑपरेशन नहीं था, ये बिल्कुल लाने की जरूरत क्या थी? प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी पार्लियामेंट में आकर यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो किसानों के खदशे हैं वो मैं दूर करूं। बेसिकली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का एक मंसूबा है। ये आहिस्ता आहिस्ता सरकार बाहर निकलेगी, फिर अंबानी, अडानी और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज अंदर आएंगे और यही हाल अमेरिका में हुआ है। करिया में 70 साल से किसान जिस न्याय के लिए तरस रहा है, ये उसको न्याय देने का काम और देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने का काम ये बिल करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान एक ऐसी ताकत है जो दुनिया का कोई ऐसा फसल, कोई ऐसा फल, कोई ऐसा अन्न ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान में उपजाने की क्षमता ना हो। हमारे आरसीपी सिंह जी बिहार से बैठे हैं। खेती ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਾ ਕਿਹਾ कि सरकारें तमाम उम्र यही गलतियां करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी लेकिन वो आईना साफ करती रही। नाल ही बाजवा ने इस बिल नूं किसानां दा डेथ वारंट दसदियां कहा कि असीं कदे भी किसानां दे डेथ वारंट ते साइन नहीं करांगे। बहुत मेहरबानी चेयरमैन साहब। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप का मशकूर हूँ कि उन्होंने किसान के बेटे को पंजाब से मौका दिया है हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब और हरियाणा के किसानों को। Once again my appeal is please follow the time. सर, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी, वो आईना ही साफ करती रही। तो ये जो बिल अब आया है, जो तोमर साहब लेकर आए हैं और जो आप पास करवाना चाहते हैं, ये सारा किसान जगत जितना है और विशेष तौर जो किसान पंजाब और हरियाणा के हैं वो ये समझते हैं कि ये किसानों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा एक अटैक है। सर, जिस्म पर तो घाव हो जाए उनका वो तो भर जाते हैं, मगर अगर आत्मा पर घाव हो उनको भरने में बहुत वक्त लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जिम्मेदारों के खिलाफ है। और मैं ये कहना चाहता हूं किसान का बेटा होने की कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार नहीं। सर, एग्रीकल्चर और मार्केट जो हैं ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल 7 के नीचे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये प्रेजेंट ऑर्डिनेंस और बिल्स जो हैं ये
जो फेडरल कोऑपरेटिव हमारा स्पिरिट है, इसके खिलाफ है। फर्दर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एपीएमसी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो टिंकर की जाए। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं सर, एक तरफ मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त पर ये बिल्स को लाने की जरूरत क्या थी। 1 लाख हिंदुस्तानी आज रोज कोरोना से जूझ रहे हैं। चीन एक तरफ बॉर्डर पर इट्स ब्रीदिंग डाउन योर नेक। हैरानी की बात है 73 साल जहां ये बिल्स की जरूरत नहीं पड़ी, जब पार्लियामेंट इन ऑपरेशन नहीं था, ये बिल्कुल लाने की जरूरत क्या थी। और तोमर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने बहुत दलील अपील दी, हम बहुत आपकी भी कदर करते हैं, आप नेक आदमी। हम प्रधानमंत्री जी भी की बहुत इज्जत और कदर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी पार्लियामेंट में आकर यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो किसानों के खदशे हैं वो मैं दूर करूं। ये आपने तब ये स्टेटमेंट दी, प्रधानमंत्री जी से स्टेटमेंट दिलाई, जब आपके खुद के अलायंस पार्टनर और जो सबसे पुराने अलायंस पार्टनर अकाली दल वाले, जो एक किसानों की पार्टी किसी टाइम थी, अब तो नहीं है, जब उन्होंने बाहर आकर यह बात कही और फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 3 महीने से हम इनकी वकालत करते रहे और ये गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, और हर बीबी सरदारनी, हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। आप बताएं किसान आपकी बात कैसे मानेंगे? हम मानने को तो तैयार ही नहीं है। और जिनको आप ये फायदा देना चाहते हो भाई, वो तो हाथ खड़े कर कर आगे आगे आपके भाग रहे हैं, हमने ये फायदा नहीं लेना। आप धक्के से कह रहे हो ये आइसक्रीम खिलानी है, वो कह रहे हैं ये आइसक्रीम खिलाने से हमारा गला खराब हो जाएगा। वो ये फायदा लेना नहीं चाहते पंजाब, हरियाणा और के बाकी किसान। आप कह रहे हो हमने धक्के से फायदा देना है। बाजवा जी कृपया मास्क पहन ले, मास्क आवाज थोड़ी सर किसानों को मास्क पहन ले। माननीय चेयरमैन साहब ने कह रखा है, प्लीज। अच्छा प्लीज। हाँ बिल्कुल, सबके लिए। अच्छा चलो सर, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, ये भी मैं कर लूंगा। प्लीज। बात ऐसे है, किसानों के दिलो दिमाग में ये बात पक्की फंस चुकी है। हिंदुस्तान का किसान सर अब अनपढ़ नहीं रहा, पढ़ा लिखा है, उसके बच्चे पढ़े लिखे। वो ये जानते हैं कि ये जो बिल आया है इसकी बेसिक वजह क्या है। वजह एक ही है, 2015 में इनके मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, नड्डा साहब की स्टेट की। वो जो कमेटी बनी उसमें यह बात कही गई कि ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है बहुत बड़े घाटे में जा रहा है और इसका क्या किया जाए, इस घाटे को कैसे हम पूरा करें। और तकरीबन हर साल 35 से 40 हजार करोड़ का घाटा है। और फूड कॉरपोरेशन बेसिकली बनी है सर, टेलर मेड है। 56 साल से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर हिंदुस्तान की सेंट्रल पूल में चावल और कनक लेने के लिए ये सारे एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली बनी हुई थी। तो उनकी जो रिपोर्ट आई शांता कुमार जी की, उन्होंने ये बात कही कि ये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो बस 6% किसान जो है हिंदुस्तान का इसको फायदा पहुंचाती है। ये बेसिकली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों को फायदा पहुंचाती है। आप इसको वाइंड अप कीजिए। अगर एफसीआई अब 4 लाख करोड़ का घाटा है, एफसीआई का 40 हजार का हर साल का घाटा है, तो ये बेसिक ये सारी स्ट्रेटेजी जो अब अडॉप्ट हुई है, इसको जैसे मर्जी आप पैकेजिंग कर लें सर, पैकेजिंग में आप माहर, सरकार माहर है। और मैं ये समझता हूं कि जो इनका कम्युनिकेशन है, जितना बेहतरीन कम्युनिकेशन इस गवर्नमेंट का है 73 साल में किसी सरकार का नहीं रहा। बल्कि इसके अलावा भी कोई किसान आपकी बात मानने को तैयार नहीं। साहब प्रकाश सिंह बादल सबसे बड़े किसान लीडर, उन्होंने भी वकालत की। सरदारनी हरसिमरत ने भी वकालत की 3 महीने बिना फीस लिए हुए। सर सुखबीर सिंह बादल ने वकालत की, फिर किसान नहीं माना। ना मानने वाला है, क्योंकि किसान को पता है बेसिकली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का एक मंसूबा है। ये आहिस्ता आहिस्ता सरकार बाहर निकलेगी, फिर अंबानी, अडानी और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज अंदर आएंगे। और यही हाल अमेरिका में हुआ है सर। आज 30% जहां कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, 30% किसानों की जमीनें अमेरिका में ये कॉर्पोरेट हाउसेज ले गए। जिस दिन हमने अलाउ कर दिया पंजाब, हरियाणा और बाकी में ये
ऑलरेडी अडानी 100 एकड़ जगह लेकर अपने साइलोज मोगा में आ गया है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सर किसी दिन आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग हाउस था, पहले वहां आई और फिर हिंदुस्तान पर काबज हुई। ऐसे ही गोवा में ये पोर्चुगीज आए ट्रेडिंग करने के लिए, बाद गोवा पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही डच कॉलोनीज, ऐसे ही फ्रेंच कॉलोनीज, ऐसे ही जर्मन कॉलोनीज, वर्ल्ड ओवर ट्रेडिंग के हिसाब से निकली। ऐसी ही पैकेजिंग की कि हम किसान, सर जिसको आप फायदा पहुंचाना चाहते हो वो तो हाथ जोड़ रहे हैं। सड़कों पर निकला हुआ लाखों की तादाद में। और मैं तोमर साहब को पूछना चाहता हूं, तोमर साहब आपने स्टेक होल्डर 245 किसान जथेबंदियां हिंदुस्तान की, कभी उनसे बात की? आपने बात की बस अपने अलायंस पार्टनर से। और आपके अलायंस पार्टनर कैसे हैं? वो तो जब मौका आया आपकी मदद करने का भाग गए बोरी बिस्तरा उठाकर। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ये सारे 73 साल वेट करते रहे। अगर आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करना है तो पंजाब हरियाणा तो नहीं चाहते। आप कृपा कीजिए, पहले आपका खुद का सूबा है गुजरात, वहां से ये शुरू करवाकर देख लीजिए। 5 साल वेट करते हैं, अगर वहां कामयाब हो जाते हैं, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड कामयाब होता है, वहां की ये रूपरेखा बदल देते हैं, तो आप कृपा कर वहां ले जाइए और फिर सारा देश भी उसको अडॉप्ट कर लेगा। सर 4000 करोड़ रुपया हमें सेस मिलता है, इसका जो हम कनक और राइस देते हैं इधर सेंट्रल पूल में। आप हर दफा ये कहते हो कि हम ये प्राइवेट मंडियों वाले आएंगे और सेस हटा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके तोमर साहब, जब मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, क्या आप रॉयल्टी गुजरात वाले ओएनजीसी से लेते हो कि नहीं जी? आप जो तेल वहां गुजरात में मिलता है उसकी आप रॉयल्टी लेते हो, त्रिपुरा वाले लेते हैं, असम वाले लेते हैं रॉयल्टी। और पंजाब जो अपना पानी, एक सतलुज दरिया हर साल सर, हम ये जो चावल हिंदुस्तान के लिए उगाते हैं और बाहर भेजते हैं, एक सतलुज दरिया हर साल पंजाब अपना तबाह करता है। क्या पानी की कीमत नहीं है? आते टाइम में पानी के बिना गुजारा नहीं, तेल के बिना तो गुजारा हो सकता। आती जंग जो होंगी, बड़ी महाजंग, वो पानी पर होगी, तेल पर नहीं होंगी। तो ये हमारी गुजारिश है, हमें मारिए मत। और सर पंजाब सारे का सारा 15 लाख पंजाब का किसान, 15 लाख हमारा खेत मजदूर, 32,000 हमारा जो कमीशन एजेंट है, 4 लाख हमारी लेबर है मंडियों में काम करती, 1 लाख हमारे ट्रक यूनियन वाले हैं। अब पंजाब और हरियाणा की तो कंप्लीट सारी इकोनॉमी जो है सर, वो तो बेस्ड ही इसी सेस पर है। 4000 करोड़ से सर 75,000 किलोमीटर जो हमारी सड़कें हैं उसको ब्लैक टॉप पर करते हैं हर 6 साल के बाद। सारी नई मंडियां वहां से बनाते हैं, सारी पुरानी मंडियों की देखरेख वहां से करते हैं। हमारे गांव का जितना भी पंजाब की प्रोग्रेस हुई है ये रूरल डेवलपमेंट फंड से होती है। आप कहते हो कॉर्पोरेट हाउस आएंगे आपको फीस नहीं देंगे, वो भाई हमें फीस नहीं देंगे। 6,500 करोड़ रुपया सर हम हर साल किसानों को सब्सिडी देते हैं बिजली पर, पानी हमारा जा रहा है। तो आप कहते हो पैसा, हम क्या बात, हम कोई फ्री पर लगे? ये कोई धर्मशाला तो है नहीं पंजाब की धरती। हमने पानी अपना खत्म कर लिया। मैं बताना चाहता हूं सर, 1 मिनट इंतजार कीजिए। हमारे टोटल जो पंजाब के ब्लॉक्स हैं सर, 1 सेकंड जस्ट हमारे सर पंजाब में तकरीबन 134 ब्लॉक है पानी के। 105 में जो मीठा पानी था, पंजाब का सबसे बेहतरीन पानी देश में था, 105 ब्लैकिश हो गया। और मैं सारे हाउस को बताना चाहता हूं, देश को, कि इतनी बड़ी कीमत पंजाब के किसान ने दी है कि जो हम कॉटन का क्रॉप लगाते हैं मालवा में, जहां से बादल साहब आते हैं, वहां 15 स्प्रे होती है एक कॉटन क्रॉप में। और एक बठिंडा से बीबी हरसिमरत कौर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ट्रेन चलती है बीकानेर को, 326 किलोमीटर। उस ट्रेन का नाम है कैंसर एक्सप्रेस। वो जो पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी हेल्थ गई सर, हमारा पानी गया, हमारी सॉइल का टेक्सचर खत्म हो गया। और आप कहते हो कि हमने ये प्राइवेट अदारे ले आने, वो आपको सेस नहीं देंगे। पंजाब गवर्नमेंट जाएगी कहां? और मैं ये बात हाउस को बताना चाहता हूं सर, जब देश की आजादी होने वाली थी, अंग्रेजों की कोशिश थी कि सिख जो है ये पाकिस्तान के साथ, उस मुस्लिम स्टेट के साथ चले जाए। मास्टर तारा सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इंश्योरेंस पर
कि हम आपका रिलीजियस, हम आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हम आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट और ये सारा कुछ हम सेफ रखेंगे। आप हिंदुस्तान में आए, हमने सभी कुछ जमीनें बेचकर, मैं 1 मिनट डिप्टी चेयरमैन साहब, कंक्लूड जो करें वेस्टर्न पंजाब है, वहां जो आज पाकिस्तान का पंजाब है, वहां 14% सिखों की पॉपुलेशन थी, 44% हमारी जमीनें थी। आबाद जमीनें छोड़कर हम बेआबाद जमीनों में इस पंजाब, ईस्ट पंजाब में आए। अब इनको आबाद किया, फिर हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हो। 1,50,000 बच्चा पंजाब का हर साल कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई यूरोपियन यूनियन, को ऑस्ट्रेलिया, को न्यूजीलैंड में जा रहा है। और हमारी एक पंजाबी यूनिवर्सिटी ने मैडम एक स्टडी करवाई, 25,000 करोड़ पिछले साल हिंदुस्तान का जो पैसा है पंजाब का जमीनें बेचकर, घर बेचकर हमारे लोग जो है बाहरले मुल्कों में जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका समय खत्म हो रहा है, पंजाब का किसान और हमारे जितने बच्चे हैं ये हिंदुस्तान छोड़कर आप बाहरले मुल्कों में चले जाए? आप ऐसे हालात पैदा करने चाहते हो? ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं गुजारिश करूंगा तोमर साहब, इसको बिल को अब जाने दीजिए। आपके तो खुद जो जागरण मंच है आरएसएस का, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। कृपया कंक्लूड करें माननीय बाजवा जी, आपका समय खत्म हो गया, आपका समय खत्म हो गया। धन्यवाद। हमारे चीफ मिनिस्टर ने खुद चिट्ठी लिखी है, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री की और रेजोल्यूशन मूव किया स्टेट असेंबली ने। ऑल पार्टी रेजोल्यूशन मूव हुआ कि ये किसानों के खिलाफ ये जितना बड़ा। धन्यवाद माननीय बाजवा जी। अब मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ भी की। करिया में 70 साल से किसान जिस न्याय के लिए तरस रहा है, ये उसको न्याय देने का काम और देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने का काम ये बिल करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के कृषि क्षेत्र की समस्या क्या है। हमारे को जो पॉलिसी शिफ्ट है वो हमें बेसिकली प्रोसेसिंग एरिया में, वैल्यू एडिशन एरिया में, मार्केटिंग एरिया में और ट्रेड एरिया में अब करने की जरूरत है। हम हिंदुस्तान को डिजिटल बनाने जा रहे हैं। बाजवा साहब भी किसान परिवार से आते हैं, हम भी किसान परिवार से आते हैं। हम किसान के बेटे को कह रहे हैं कि कंप्यूटर तो खरीद लो, लेकिन इस कंप्यूटर के द्वारा तुम एग्री मार्केटिंग नहीं कर सकते। हमारे को चीज देना चाहते हैं लेकिन हमारे हाथ को बांधना चाहते हैं। ये सरकार बिल को लेकर डिजिटल ताकत किसान के बेटे को देना चाहती है। ये नई पीढ़ी के किसानों का न्यू एज एग्रीकल्चर का बिल लेकर के हम आए हैं। और इसलिए आज एक बात को हमको समझना चाहिए। हिंदुस्तान 16 एग्रो इकोनॉमिक जोन है हमारे, 1000 से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, एग्रो डाइवर्सिटी के स्पॉट्स है हमारे पास। हिंदुस्तान एक ऐसी ताकत है जो दुनिया का कोई ऐसा फसल, कोई ऐसा फल, कोई ऐसा अन्न ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान में उपजाने की क्षमता ना हो। हमारे आरसीपी सिंह जी बिहार से बैठे हैं। बिहार में जब आम का दौर आना शुरू होता है तो जर्दा आता है, जर्दालू आता है, मालदा आता है, मुंबईया आता है। एक ही समय में 8 सीजन की फसल के आम बिहार में निकल के आते हैं। केला हमारे यहाँ राजभोग आता है, लीची आती है। इतना बायोडाइवर्सिटी स्पॉट जब एक प्रदेश में, तो पूरे हिंदुस्तान में कितना एग्रो इकोनॉमिक स्पॉट्स है। और दुनिया में हमको ये सोचना चाहिए कि इतना ज्यादा उत्पादन होने के बाद दुनिया के विकसित देशों में खाद्यान्न का जो 50% प्रोसेसिंग है, हमारे यहां प्रोसेसिंग केवल 5% है। और फूड प्रोसेसिंग में हम 5% से नीचे हैं। और इसलिए अब केवल कृषि उत्पादन तो हमारे किसान ने बढ़ाया है, लेकिन आज आवश्यकता है कि उसके कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ उसके ट्रेड, उसके मार्केट, उसके वैल्यू एडिशन, उसके एक्सपोर्ट और न्यू एज एग्रीकल्चर को लेकर के आगे बढ़ने का विषय, उसके लिए बिल लेकर के आए। और इस सरकार ने आने के बाद फिशरीज के लिए, लाइव स्टॉक के लिए
बोर्ड बना के नया काम करना शुरू किया। और हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा जनसंख्या आज भी सीधे खेती पर निर्भर है। देश की जीडीपी में उसका 12% योगदान है। और ये तो हमारी सरकार है जिसने इस विषय को पहचान करके आज 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि में निवेश करने का न केवल लक्ष्य किया, उसको पूरा करने के लिए भी आज सरकार आगे बढ़ी है। आज हमने लंबी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को सरकार ने पूरा किया है। सरकार ने क्वालिटी, कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पूरा करने का काम किया है। और दुनिया की खेती में जो जीडीपी 5 ट्रिलियन है, उसका 8% यानी 425 बिलियन का योगदान ये हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। लेकिन कारण क्या है? क्यों हम परंपरागत तरीके से लगे हुए कि दुनिया के व्यापार में हमारा हिस्सा केवल 2% है? अगर आज भारत को आगे बढ़ाना है, अगर आज भारत को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पे आगे बढ़ाना है, भारत का जो समृद्ध कृषि क्षेत्र है, भारत का जो समृद्ध किसान है, भारत के किसान का जो नौजवान बेटा है, उसकी ताकत को बढ़ाते हुए दुनिया के व्यापार में हम अपने कृषि क्षेत्र के हिस्से को 2% से बढ़ा करके जितना हमारा उत्पादन है उतना कर सकते हैं, उसके लिए नए पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है। और इसलिए बिल हम लोग लेकर के आए हैं। और इसलिए कानून किसान के लिए मुक्त बाजार, उसके अपेक्षित स्तर पर निर्यात कराने के लिए, उसको बढ़ावा देने का लक्ष्य लेने के लिए लेकर के अगर आज ये बिल हम लेकर के आए हैं, तो आपको परेशानी क्या हो रही है? मेरे को बाजवा साहब की बात ध्यान में आई। मैं भी मानता हूं कि हिंदुस्तान में जो बड़े किसान नेता रहे हैं, लीजेंड किसान नेता रहे हैं, सरदार प्रकाश सिंह बादल है, शरद पवार जी हैं, ये बड़े किसान नेता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2010 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो वर्किंग ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बना। और 2010 में जो वर्किंग ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बना, उसके चेयरमैन आपके ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहे, बड़े किसान नेता है। उसके सदस्य सरदार प्रकाश सिंह जी बादल रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उसके सदस्य असीम कुमार दासगुप्ता, मिनिस्टर फाइनेंस और एक्साइज, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल रहे। और वह जो रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देने का फोटो भी कहीं नहीं है, नेट पर उपलब्ध है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के आर्काइव्स में उपलब्ध है। और ये रिपोर्ट को आपके पंजाब के उस समय के कृषि मंत्री सुच्चा सिंह जी लंगा पंजाब की तरफ से देने आए थे, शरद पवार जी कृषि मंत्री के रूप में। मैं वो पढ़ना चाहता हूं, उस रिपोर्ट का चैप्टर नंबर 5, और मैं केवल 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा। चैप्टर नंबर 5 है मार्केटिंग एंड क्रेडिट रिफॉर्म्स। 5.1 ये कहता है, इट इज सरप्राइजिंग but true that the farmers have hardly any choice in marketing their produce. Unlike other producers, farmers have to bring their produce to regulated agriculture mandis, which effectively means going to mandis near their farms, villages. These regulated mandis virtually act as monopoly institution for sale of farm produce. तो एकाधिकारवादी किसका था? ये तो मंडीज का है, ये आपकी रिपोर्ट कह रही है। In the absence of credit and storage facilities, farmers are forced to go to distress sale of their produce. Thus, a suitable change in this system is required. ये रिकमेंडेशन किसकी है? और उसके बाद 5.13 इस रिपोर्ट का जो कंक्लूजिंग पार्ट है, वो 5.13 में कहते हैं, the market for agriculture produce must be immediately freed of all sorts of restriction on movement, trading, stocking, finance, export, etc. No monopoly, including that of APMC or corporate licenses, should be allowed to restrict the market. The concept of farmers' markets, where farmers can freely sell to consume directly, must be promoted. The use of Essential Commodities Act should be made only in times of emergency and it must be decided in consultation with the state government. मुझे बताइए, ये रिपोर्ट आपकी है, ये कंक्लूजन आपके हैं, तो आज आप देश के साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं? और वेणुगोपाल जी, आप कह रहे हैं कि आपने इंप्लीमेंट किया। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, आपके ही मनमोहन सिंह जी ने यहाँ खड़े होकर के कहा था कि शरणार्थियों के लिए कानून बनना चाहिए। आप अपने प्रधानमंत्री की नहीं मानते, आप दुनिया की क्या मानोगे?
आज आप देश के किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं केवल अपनी राजनीति के लिए। केवल राजनीति के लिए आप किसान के बेटे को रोकना चाह रहे हैं। आज देश के किसानों के नौजवान ये जानते हैं कि हम डिजिटल ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। वो आपके यहाँ नौकरी करने आ सकता है, लेकिन आप उसको स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने नहीं देना चाहते। देश इस राजनीति को समझता है और 10 साल तक ये रिपोर्ट आप कह रही है, आपने क्यों नहीं इसको एंडोर्स किया? आप देश को चलाने की बात करते हैं। 1960 में इस देश में लॉ कमीशन ने बैंकरप्सी के लिए रिपोर्ट दी थी। 2016 में हम बैंकरप्सी कानून लाए। आपके लोग देश के बैंकों को खाकर देश के बैंकों को दिवालिया करके चले गए। चीजों को बनाने का, योजना करने का, इंप्लीमेंट करने का अगर मादा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी सरकार ने किया। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम इस बिल के माध्यम से किसानों को उत्पादन करने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। और क्या यह सच नहीं है कि जिस रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि बाजार में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां हैं, आप इससे आज अपनी जिम्मेदारी से इनकार कैसे कर सकते हो? और इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से हमारा जो विपक्ष है वो केवल नकारात्मकता को देखता है। आप हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान के प्रोड्यूस करने की तो क्षमता ही है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहां ले जा सकते हैं उसके बारे में भी विचार करिए। महोदय, आज आईसीएआर जैसा हमारे पास दुनिया का विश्व स्तरीय वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन है। ਸੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।